अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान में खुशामदीद। आज भरपूर खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी खबर, ताज़ा खबर यह है कि फारूक सत्तार साहब के घर का मुहासरा किया गया जो बाद में खत्म कर दिया गया और MQM ने इस पर एहतजाज की कॉल दी है। इसके अलावा हम राहीला काजी साहिबा से भी बात करेंगे जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की वाहिद अकेली फीमेल मेंबर हैं और उनसे भी आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। फारूक सत्तार के घर के मुहासरे पर MQM आज यौम एहतजाज मनाएगी। शहरियों को कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखने का भी कह दिया। कराची के हालात खराब न हो, सब फरीकैन को ख्याल रखना है। हुकूमती दावों के बावजूद कई इलाकों से सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग की शिकायत भी मिल रही हैं। शहरियों की परेशानी बढ़ रही है, हुकाम तवज्जो दें। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक के बाद एक तनाज़े की जद पर। वाहिद खातून मेंबर समिया रहील काजी भी कौंसिल से खुश नहीं। उनकी राय को अहमियत ना दी गई तो कौंसिल की सिफारिशात को संजीदा लेना मुश्किल होगा। कल ही हमने बात की थी कि रमजान मुबारक में एहतजाज नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों की हमने बात की थी, शहरों की, जिनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आगे वहां पर लोग बड़े परेशान हुए एहतजाज पर। लेकिन एक और कॉल आ गई है एहतजाज की। आई होप कि आज हमें ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में कि ये एहतजाज होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये ना हो। रमजान का महीना एक पीस का महीना है, अमन का महीना है, इसलिए ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी बारे में इसका जो पस मंजर है उस पर नजर डालते हैं कि हुआ क्या। रेंजर्स ने कराची में MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के घर का मुहासरा कर लिया। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि छापा MQM के रुकन सिंध असेंबली कामरान मोहम्मद कामरान की तलाश में मारा गया। रेंजर्स इनसे कुछ मामलात पर तफ्तीश करना चाहती है। PIB कॉलोनी में वाक़े फारूक सत्तार के घर रेंजर्स के 2 दर्जन से जायद एहलकारों ने अतराफ की गलियों को सील कर रखा था। इसी दौरान शाहजेब खानजादा ने फारूक सत्तार से फोन पर राब्ता किया। उन्होंने बताया कि वो अपने घर पर मौजूद हैं और यहाँ कोई क्रिमिनल मौजूद नहीं। ख्याल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी क्रिमिनल को घर में रखूं। ये तो मेरी 30 साल की जो मेहनत है, अरखरेजी है, अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड है, जो पार्टी की तरबियत है और जो नजरिया है उसके मुताबिक जो हमारा नज़्बुल-ऐन है कि लोगों को हम सर्व करते हैं। अगर इस तरह का कोई गुमान भी करे और शक भी करे तो मैं फिर कितने मोतबर होंगे जो है वो इनके ज़राए या इनकी इत्तलाह तो इस तरह की उल्टी पुल्टी रिपोर्टिंग को देते हैं। अभी शाहजेब खानजादा और फारूक सत्तार में बातचीत जारी थी कि पता चला रेंजर्स एहलकारों ने मुहासरा खत्म कर दिया है। मुहासरा खत्म होने के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मतलूब अफराद का शुबा था तो उन्हें बताया जाता, वो अपने घर के दरवाजे खोल देते। मैंने सिर्फ ये कहा कि कौन मतलूब है, कौन वांटेड है मुझे बता दें, मुझसे DG बात कर ले, मैं हूं तो मैं जाके गिरफ्तारी दी। मैं ये सुलूक डिजर्व करता हूं कि उनको बताया जाए। क्या मैं आप पे शक है कि आपने छुपाया हुआ है? मैं कहूंगा कि खुर्रम इसी तरह रहने दें सबको। खुर्रम शहजाद साहब आ जाएं, 1 या 2 मीडिया के कैमरामैन को भी ले आए ताकि घर के अंदर भी एक कमरे की तलाशी ले लें। मैं खुद आपके साथ तलाशी दूंगा। इसी मामले पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने तस्दीक की है कि रेंजर्स ने MQM के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद कामरान से मुतालिक खत लिखा था। रेंजर्स ने लिखा था कि उन्हें कुछ मामलात में मोहम्मद कामरान से तफ्तीश करना है। आगा सिराज दुरानी के मुताबिक कई बार कोशिश के बावजूद मोहम्मद कामरान से राब्ता नहीं हो सका। राब्ता न होने पर उन्होंने मोहम्मद कामरान को खत लिखा। कुछ दिनों बाद रुकन असेंबली मोहम्मद कामरान का जवाबी खत मिला जिसमें उन्होंने बीमारी का बताकर 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। आगा सिराज दुरानी ने बताया कि मोहम्मद कामरान काफी अरसे से गैर हाजिर हैं। एक और अहम मामला जो वादा जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि लोड शेडिंग नहीं होगी रमजान मुबारक में सहर और इफ्तार के औकात में। हुकूमत ने इस बार भी सहर इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन बात ना बन पाई। कई इलाकों में लोगों ने सहरी और इफ्तारी अंधेरे में गुजारी। अब ये वाकई फन्नी खराबी है, बिजली का शॉर्टफॉल है या सिस्टम बोझ नहीं उठाता? वजह कुछ भी हो, जवाब तो हुकूमत को ही देना पड़ेगा। मैं मुहतात अंदाज से
85% पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अफ्तार और शहर के अंदर हम बिजली देंगे और तरावियों के वक्त भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ताकि लोगों को सहूलत हो। हुकूमत अवाम से वादे तो करती है लेकिन अमली इकदाम नजर नहीं आते। हकीकत यह है कि इस वक्त भी मुल्क में 4,500 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। ऐसे में लोगों को बिजली कैसे मिलेगी? पहला रोजा बहुत से शहरियों ने बिजली के लिए दुआएं करते गुजार दिया। लोग शिकायत करते तो सामने से एक ही जवाब मिलता कि फनी खराबी पैदा हो गई है, कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अब वजह कुछ भी हो, अवाम को तो परेशानी सहना ही पड़ रही है। खास तौर पे जब वादा कर लिया हो कि सहरी और इफ्तार के वक्त खास तौर पे लोड शेडिंग नहीं होगी, किसी हाल में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो लोगों को एक वो एतमाद जो होता है वो हिल जाता है। और हमने आपको कल परसों से बताया था कि ऐसी कोई भी बात होगी आप हमें लेके और हम ये बात जरूर उठाएंगे और हम जरूर सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद यूनुस ढाबा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं पानी और बिजली के। उनसे पूछते हैं कि ये नून लीग के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बड़े वादे हुए हैं बीच में कि लोड शेडिंग वगैरह कम हो जाएगी, मामला क्या है, अब तक ये सुलझा क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया जी। ये आप एक बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को आप चला रहे हैं और जिस तरह आप इसको कवर कर रहे हैं इससे हमें बड़ी मदद मिलती है उन इलाकों में जहाँ पे फॉल्ट्स आते हैं। अब एक दो चीजें आप जरूर ठीक कर लें अपनी इसके अंदर के, एक तो लोड शेडिंग और दूसरे के फॉल्ट्स को कहीं पे भी हम ये नहीं कहा जा सकता कि जी किसी इलाके में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। हमारे इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हैं जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। तो 2 करोड़ कनेक्शंस में हम ये कहें कि जी कहीं के पे भी कोई मसला किसी वक्त नहीं आएगा, तो ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक नामुमकिन सी बात है। लोड शेडिंग उसको कहा जाता है जहाँ पे हुकूमत जिस वक्त हमारे सिस्टम में बिजली न हो और हम सिस्टम की कमी को पूरा करने के लिए बाज़ इलाकों में बिजली बंद करें। ऐसा यकीनन जैसे हमने कहा कि 97% ऑफ अर्बन एरियाज को हमने बिला तात्तुल बिजली फराहम की है और कहीं पे भी कोई मसला नहीं। जो फरमा रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त होगा कि लोड शेडिंग अलग है, फनी खराबी अलग है, लेकिन आम आदमी को तो ये बात समझ नहीं आती। वो तो यही कहता है कि मेरे घर बिजली नहीं आ रही, तो अगर फनी खराबी होती है तो क्या करें? जनाब आम आदमी को बिल्कुल समझ आती है, जिसके घर में इस वक्त बिजली चल रही है उसको बिल्कुल पता है कि जी बिजली बिल्कुल ठीक उसके घर में आ रही है। वो आपका इस वक्त जियो भी देख रहा है और इस बात पे वो हमसे मुतमईन है कि हमने उसकी बिजली चलाई है। लेकिन यूनुस साहब जिसके घर में नहीं आ रही बिजली इस वक्त वो कंसर्न नहीं है कि कोई फॉल्ट है या लोड शेडिंग है, क्या है, उसको बस ये पता है कि उसके घर में बिजली नहीं है, वो क्या करे? जी वो देखे, हमने ये जरूर आपकी बात बिल्कुल सही है और कहीं पे फॉल्ट्स आएंगे उसको फॉल्ट्स को ठीक करने के लिए हमने एक बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है वजारत पानी और बिजली में। सारी फॉल्ट्स को हम खुद उसको मॉनिटर करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि कहीं पर अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसको कम से कम वक्त के अंदर ठीक कर दिया जाए। और हमारी इस वक्त हमें इस बात पे बहुत खुशी है कि जब हम इस वक्त शहरी के वक्त हम इस सिस्टम को चला रहे थे तो पाकिस्तान के 97% ऑफ अर्बन एरियाज के अंदर बिला तातुल बिजली जा रही थी, 90% रूरल एरियाज में बिला तातुल बिजली जा रही थी और 800 मेगावाट हमारे पास फिर भी सरप्लस थी कि जिसको हम दे सकते थे। ये यकीनन इसी तरह मुमकिन हुआ। कि इस सहरी और इफ्तार में कितने % हम कह सकते हैं पाकिस्तान में कि बिजली मुसलसल मिल रही होती है, कहीं लोड शेडिंग कह लें या फनी खराबी इसके इम्कान नहीं होता? आप यही देख लें कि आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है जियो के पास, आपको सिर्फ इस्लामाबाद की 2-3 कॉलोनीज के अलावा कहीं से शिकायत नहीं मिली। यही हमारी कामयाबी है कि आपके इतने बड़े नेटवर्क में आपको मुश्किल से चंद एक शिकायत मिली है कल भी और आज। सर कुछ फिगर दे दें आप, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, कोई फिगर दे दें, कोई परसेंटेज दे दें कि कितनों को बिजली मिल रही है और कितनों को नहीं। मैंने आपको जैसे बताया कि 97% ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको जिस तरह हम अभी देख रहे थे आईएसको की जो है बिजली और पेस्को की मैं आपको मिसाल दूंगा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कल जब हम शहरी के वक्त सप्लाई कर रहे थे 1800 मेगावाट हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि इतनी बिजली कभी भी उसको प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन आज भी इसको हम 1600 मेगावाट से ज्यादा सप्लाई कर रहे थे शहरी वक्त में। आज थोड़ी सी तो कल जब गुजरांवाला में या कराची में फैसलाबाद में अगर बिजली नहीं आ रही तो सब जगह फनी खराबी थी। जी ये मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कहीं पे भी लोड शेडिंग नहीं की गई और जैसे हमें एक फनी खराबी यूनुस साहब एक साथ इतनी ज्यादा जगहों पे मतलब बिजली ना आ रही हो तो इतनी ज्यादा जगहों पे एक साथ ही कोई खराबी हो रही है? कहाँ पे कुछ समझ नहीं आई इस बात की। रिपोर्ट आई है कितनी जगहों पे आपके पास रिपोर्ट है, जरा मुझे बताइए। जी फैसलाबाद का मैं अर्ज कर रहा हूँ, गुजरांवाला के इलाके हैं, कराची के बहुत इलाके हैं, इलाके में नहीं आ रही मुझे बता
जी मुल्तान के इलाके हैं, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में कई इलाकों में। देखें, मैं अभी पूरा सिस्टम मॉनिटर करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त एक मसला हमारा चल रहा था लाहौर में, मिस्री शाह ग्रिड स्टेशन का, उसके इलाके में प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ आखिर में एक छोटा सा सवाल कि कितना अभी शॉर्टफॉल है? देखिए, हुकूमत ने या वजारत पानी और बिजली ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम जो है इस वक्त लोड शेडिंग जीरो कर देंगे पूरे मुल्क में। जो शहरी अफ्तारी में हम लोग करते हैं उसको भी इंडस्ट्री को बंद करके हमें करना पड़ता है। तो अगर इंडस्ट्री को भी हम बिजली दें और पूरे सिस्टम को बिजली दें तो हमारे पास शॉर्टफॉल है 4 से 5 हजार मेगावाट का, और इंशाल्लाह 2018 के शुरू में जैसा हुकूमत का वादा है हम उसको पूरा कर लेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस साहब, सेक्रेटरी पानी बिजली, आपने हमें वक्त दिया। 4 से 5 मेगावाट का अभी शॉर्टफॉल है। और जिस वक्त बात हो रही थी उस वक्त आप देख रहे हैं जियो की स्क्रीन पर कि कराची में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है कई जगहों पर, और तर्जमान के इलेक्ट्रिक जो हैं वो इस बारे में अपना बयान भी दे रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। देखिए उसामा, जब ये हम कहते हैं ना कि 4500 मेगावाट, मतलब ये फिगर्स डोंट मीन एनीथिंग टू द कॉमन मैन। उसको नहीं समझ आती, उसको सिर्फ ये पता है कि जब वादा किया गया था कि शहरी पे और इफ्तारी पे बिजली होगी तो फिर होनी चाहिए। मतलब फिर ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम्स होंगे, फॉल्ट्स होंगी, लेकिन फिर उनको आप फिक्स करें, क्योंकि यही तो काम है कि ये फिक्स होने चाहिए। एटलीस्ट इस महीने में तो ये ना आप प्रॉब्लम दें। यही बातें जो हमने कही हैं, और आपने देखा कि यूनुस साहब ने उसके जवाब भी दिए। हम कहना है कि हम मॉनिटर करते हैं और कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम उस मामले पर काबू पाएं या फनी खराबी उसको दूर किया जा सके, लेकिन उसमें अलबत्ता मौसम कैसा रहता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सॉरी, लेकिन वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बता सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। और मुल्क भर में पहला रोजा जो था वो शदीद गर्मी में गुजरा, जिसके लिए महकमा मौसमियात ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि जुमेरात तक सूरज आग बरसता रहेगा। और मौसमियात वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में हजारा, रावलपिंडी, गुजरावाला डिवीजन और कश्मीर में बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा आप इंतजार करना शुरू कर दें कि शायद थोड़ी सी कमी हो जाए। और पंजाब के मैदानी इलाके, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, दादू और सिंध के बालाई इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में रहेंगे। और सिब्बी और मकरान डिवीजन में भी गर्मी का राज है। और गुज़िश्ता रोज जो है सबसे ज्यादा गर्मी जो थी वो पड़ी है, हरारत में आपको बता दूं 52 डिग्री, बहुत ज्यादा पहुंच गया। और जैकबाबाद में 51, जबकि दादू, बहावलनगर, रहीम यार खान, मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत जो था वो 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा ये तो मैं फिगर सुन के ही मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मौसम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली के लिए हम लड़ते रहेंगे और आप हमें लिखते रहें कि कहाँ बिजली आ रही है और कहाँ बिजली नहीं आ रही। हम रोज यही करेंगे। और तरह के टैलेंट भी होते हैं, जैसे कि ये इंसान है जो कि क्या खूबसूरत बांसुरी बजाता है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, आप जरा सुने। बहुत ही आला ये कवाली है, ताजदारे हरम, वो निगाहे करम। आप सबको याद होगा गुलाम फरीद साबरी, उनके भाई मकबूल अहमद साबरी, दोनों ने ये कवाली बड़ी कमाल। और मुझे लग रहा है कि जानवर भी इससे इतना ज्यादा उसामा ये नजर आ रहा है कि यकीनन ये वो बंदर वाला है जो कि बंदर का तमाशा करते हैं। और ये बड़ी एक कॉमन साइट है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन उसका टैलेंट देखें कि मैं इसको सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इसको लिटरली किसी स्टूडियो में होना चाहिए और इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हमारे दरमियान मौजूद है और जियो पाकिस्तान में हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। और आप
भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे फेसबुक पर। इस तरह की वीडियोस अगर आपके पास हैं, आप में इस तरह का टैलेंट है, हमारे साथ आप शेयर करें, हमें बताएं। लेकिन वीडियो अगर हो तो क्या ही बात है, वीडियोस शेयर किया करें हमारे साथ। ऐसी हल्की फुल्की बातें तो होती रहेंगी, रमजान मुबारक की भी बातें करते रहेंगे, लेकिन कुछ खास खबरें भी हमने शामिल करनी है। एक बड़ा अहम मामला है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का। इस्लामी नजरियाती काउंसिल आईनी इदारा है, इसका असल काम इस्लामी कानून साजी के लिए सिफारिशात तैयार करके पार्लियामेंट को भिजवाना है, लेकिन कुछ अरसे से ये इदारा तनाजात की जद में है। काउंसिल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शिरानी पिछले तकरीबन 6 सालों से ओहदे पर तैनात हैं। डीएनए को बतौर हतमी सबूत कबूल करने से इनकार हो, मर्द की दूसरी शादी या तलाक के मामलात हो, या फिर खवातीन के हुकूक का मसला हो, खुद मजहबी हल्के काउंसिल की सिफारिशात से मुतमईन दिखाई नहीं देते, बल्कि बाज़ औक़ात तो खुलकर इख्तलाफ भी सामने आता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के काम से खुश नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि काउंसिल बस खवातीन के पीछे पड़ी रहती है, हालांकि इसके करने के और भी बहुत से काम हैं। हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, मैं उनकी स्टेटमेंट्स देख रहा था, मैंने सोचा कि इनको स्वाय हमारी औरतों की और कोई चीज नहीं नजर आती। यहाँ मुल्क लूट के पैसा बाहर ले गए। आम आदमी एक लीडर, एक मुल्क के सरबराह का इंतजाम कर सके, और लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से तो मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं आई। काउंसिल की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली से मंजूर कानूनी मुसव्वदे को मुस्तरद करने पर भी सियासी हल्कों में हैरत का इजहार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो बाकायदा मंजूर होने से पहले हमारे पास भेजा था, और पंजाब हुकूमत ने मंजूर होने के बाद हमने हासिल किया। उन दोनों, एक मसवदा और एक कानून, दोनों को हमने मुतलक मुस्तरद किया कि इसका जो रूह है और जो बुनियाद है वो इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। चेयरमैन मोहम्मद खान शिरानी समेत काउंसिल के 10 अरकान हैं। डॉक्टर समिया राहील काजी वाहिद खातून रुकन हैं जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की साहबजादी हैं, लेकिन अब वो भी एहतजाज पर मजबूर हैं। काउंसिल अरकान के नाम अपने एहतजाजी खत में उन्होंने शिकवा किया कि काउंसिल इनकी सिफारिशात को कोई अहमियत नहीं देती। अगर ऐसा होगा तो फिर कौन बहुत संजीदा लेगा इस्लामिक नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात को। समिया राहील काजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल से क्या शिकायत हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। समिया राहील काजी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे रही हैं। पहले तो ये बताएं, क्या ये खबरें, ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि आपने अपनी तजावीज़ पर गौर ना होने के सबब काउंसिल के अरकान को कोई एहतजाजी खत लिखा है? मैं वाहिद खातून मेंबर होने के नाते इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ये यानी वजाहत ज़रूर मुझे करनी है कि मैं इस इजलास में थी नहीं। अफ्रीकन पार्लियामेंट की तरफ से हमारी एक यूनियन की बानी को मदर ऑफ अफ्रीका का खिताब मिला था और मैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए गई हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में। उस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं इस इजलास से गैर हाजिर थी। मुझे उम्रे की सआदत भी हासिल हुई, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ज़्यादा देर लग गई और मैं इस बहुत ही अहम इजलास में शरीक ना हो सकी। इसलिए उन्होंने भी इस इजलास में कुछ कवानीन के ऊपर गौर किया है, कुछ मुसव्वदा ज़ेर गौर आया है, मगर अभी उसकी 163 शिकों में से सिर्फ 27 के ऊपर बहस हुई है और हमें भी कहा गया है कि आप भी अपनी तजावीज़ सामने लेके आएँ। सही, यानी खवातीन के हकूक़ के हवाले से जो इजलास हुआ था जिसके बाद सिफारिशात भी सामने आई थी, आप उस इजलास की बात कर रही हैं। आप ये बताएं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में आपकी तजावीज़ पर कितना गौर और कितना अमल किया जाता है? ये तासुर भी बिल्कुल गलत है कि कौंसिल के दरमियान कोई इख्तलाफ पाया जाता है या मैं कोई एहतजाज करती हूँ या मेरी सुनी नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ अपने चेयरमैन का भी, और वो लोग भी कुछ मेरे हवाले से, कुछ मेरे वालिद के हवाले से मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम भी करते हैं, और चूँकि मैं वाहिद खातून मेंबर हूँ तो मेरी वो सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो ये एक तासुर है और कुछ तजावीज़ इस तरह की सामने आती हैं तो वहाँ पर हर मेंबर बोलता भी है, हर मेंबर अपनी तजावीज़ भी देता है, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं उसमें जो भी चीज़ मुझे औरतों के ख़िलाफ़ लगे या औरतों के हक़ में ना हो
तो मैं उसके ऊपर अपना इख्तिलाफ राय जाहिर भी करती हूँ। अच्छा समिया जी, आप ये भी बताएं कि क्या आप ये समझती हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जिस तरह की तजावीज़ सामने आती हैं वो अवाम की नज़र में काउंसिल के वकार को कम कर देती हैं? जो बिल ज़ेर गौर है उसकी बहुत सारी मुतनाज़ शिकें हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें इत्तेफाक है, बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं है। मेरी ये ज़रूर कोशिश है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बश्शिरू वला तुनफ़िरू, के खुशखबरियाँ फैलाया करो, नफ़रतें ना फैलाया करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ बांटो और मुश्किलात ना पैदा करो। तो मैं कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह, और हमारी पूरी कौंसिल की ये ख्वाहिश है कि हम अपने आवाम के लिए आसानियाँ तलाश करें, उनके लिए मुश्किलात ना बनाएं। कानून साजी और कवानीन लोगों की सहूलत के लिए बनते हैं, ना कि मुश्किलात में इजाफे के लिए। तो इसलिए मेरी भी ये कोशिश है और इंशाअल्लाह कौंसिल की भी ये कोशिश रहेगी कि हम ख़वातीन के लिए कुछ ऐसा मुसव्वदा बना सकें जो उनके हुकूक की हकीकी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। समिया साहबा, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो तजावीज़ सामने आई हैं, क्या आप इनसे 100% मुत्तफ़िक़ हैं? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से पिछले कुछ अरसे से इस तरह का एक तासुर उभर रहा है कि यहाँ पर एंटी वुमेन लॉज बनाए जाते हैं, और जो भी कानून साजी या तजावीज़ या जो भी दस्तावेज़ात सामने आती हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये गुमान गुज़रता है कि यहाँ पर हर चीज़ औरतों के ख़िलाफ़ यानी पाई जाती है। मैं जब पिछले साल इस कौंसिल में मुंतखब होकर आई तो मेरी ये कोशिश रही कि जो इसका एक तासुर बन पाया है या औरतों के ख़िलाफ़ जो एक तासुर बन पाया है, तो कौंसिल की वाहिद खातून होने के नाते मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि इसमें इस तरह का तासुर मैं ख़त्म कर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीर अल काजी साहिबा, वाहिद रुकन है ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की, और उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत ही अहम है। पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि मैं थी ही नहीं इस इजलास में, जी वो इजलास में नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी भी बातें लगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि एक खातून को होना उस इजलास में, मतलब वो कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, पूरी आवाम की जो खातून है, खवातीन हैं, उनकी किस तरह रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एक सिंगल वुमन से, और दूसरा वो इजलास में थी भी नहीं। मतलब कि किस तरह होगा, और तीसरा कि वो खुद नहीं एग्री करती बहुत से उनकी क्लॉजेस से, वो खुद उनकी रूलिंग से नहीं एग्री करती, तो किस तरह ये एंडोर्समेंट हो सकती है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। दी गई है और इस पे वज़ीर इत्तलाआत ने भी कह दिया कि सिफारिशात हैं, इन पर अमल ना करना या अमल करना, इनको कानून बनाना, ये तो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन उसामा, एक खातून जो वहाँ है उसको तो सेटिस्फाई कर दे, मतलब वो एक ही जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो बाकी हमारे लिए क्या होगा। साथ उन्होंने ये भी तो बातें कही हैं कि मैं इस इजलास में नहीं थी, और ये कोई इसमें हकीकत नहीं है कि मेरा कोई इख्तिलाफ है, सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मेरी कोशिश ही होती है। लेकिन उन्होंने बातों में कह भी दिया कि वो इतनी खुश भी नहीं है इन चीजों से, तो इख्तिलाफ तो आ ही गया ना, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन तो उधर हो गई। ये तो उन्होंने माना, लेकिन ये भी कहा है कि कोशिश ही होती है कि नफरत ना फैलाई जाए, मोहब्बत फैलाई जाए और ऐसे कानून की बात की जाए जिस पर लोग सब मुत्तफिक हों। तो कुछ वाज़ेह तौर पर उन्होंने किसी भी बात, मैं तो कहूंगी कि थोड़ी सी खवातीन को और इंक्लूड कर लें, थोड़ा सा फेयर कोई बैलेंस आ जाए, और मेरा ख्याल है कि बेहतर कोई कॉन्वर्सेशन उधर हो जाएगी और डिसीजंस बेहतर हो जाएंगे। जियो पाकिस्तान में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आपको मिलते हैं इसके बाद। वेलकम बैक। सहरी में हम आपको रख रहे हैं बाखबर। जियो पाकिस्तान ने अपना टाइम है वो बदल दिया है, इसीलिए ताकि हम आपसे राब्ता रखें सहरी के वक्त भी और आपको बाखबर रखें, और उसमें साथ साथ हम आपको ये भी बताते रहें कि कौन सी चीजें आपको रमजान में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनमें एक चीज बहुत आम है, खजूर। और हमने कल भी इसका जिक्र किया था और रोज करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि खजूरें और रमजान गो हैंड इन हैंड। कल हमने खजूरों के फायदे आपको बताए थे और कल हम शायद आपको रेसिपीज बताएं, लेकिन आज जो हम आपको बताने लगे वो ये है कि मैं खुद गई, खजूर मार्केट है, खजूर बाजार है कराची में, जहाँ इतने किस्मों की खजूरें, खजूर हर जगह, वो जरूर देखें। खजूर के बगैर इफ्तारी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और फिर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो कि सहरी के वक्त भी खजूर ज़रूर खाते हैं। यहाँ मैं आई हूँ कराची में, खजूर की एक पूरी मार्केट है और यहाँ सैकड़ों किस्मों की खजूरें हैं। अच्छा, ये ज़्यादा मार्केट लगती है रमज़ान के आसपास कि पूरा साल रहती है? रमज़ान में बेसिकली ये कि आम पब्लिक का आना बहुत ज़्यादा हो जाता है और परचेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है शाबान के महीने में। लेकिन ये वैसे पूरा साल होती है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल यहाँ पे जो है वो काम हो रहा होता है। तो लोग खाते हैं यानी खजूर
खजूरें वो लेते हैं? खजूरें हम भी यही सोचते थे कि शायद नहीं खाते, लेकिन लग ऐसा रहा है इस पूरे साल में खजूरें खाई जाती हैं। कितने किस्म की खजूरें? तकरीबन हर तरह के हैं। रबई इसमें ईरानी भी है, मुजाफ्ती भी है, पंजगूर के भी होते हैं, इराक के खजूर होते हैं जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ये इराक के खजूर हैं जो कट्टे में आते हैं, 30 kg इनका वेट होता है। तो इसके अलावा ये इराक की खजूर हैं, ये 10.5 kg के कार्टन में पैक होके आता है। रंग मुख्तलिफ है, क्यों? इराकी खजूर का बेसिकली रंग जो आ रहा है वो येलो में ही आ रहा है। ईरान की खजूर में ये कि आपको ब्लैक कलर में अलग अलग शेप्स में जो है वो काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाती हैं। ये ईरान की है। वैसे पसंद क्या चीज़ होती है? ईरान की खजूर महंगी भी होती है? महंगी इस दफ़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है। पिछले साल काफ़ी चीपर था, लेकिन इस साल जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया। रमज़ान में प्राइस ऊपर चली जाती है। वो तो माशाल्लाह हर चीज़ों की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाती है। खजूर तो वो चीज़ है ना जिसके बगैर रमज़ान का तो सफर नहीं है। आप यकीन करें, आप अमेरिका में जाएं वहाँ पे भी इसके रेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान से पहले सबकी चीज़ें जो है वो रेट्स ऊपर हो जाते हैं। ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में होती है खजूरें? पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन बेसिकली पिछले साल जो फसल वगैरह सैलाब की वजह से जो डैमेज हो गया था, तो इस साल वो माल नहीं आया। लेकिन रमज़ान के बाद एक्सपेक्टेड है कि नई क्रॉप उसकी आ जाएगी। जी। वाकई इतनी ज्यादा किस्में खजूर की, आपको कौन सी पसंद आई सबसे? मुझे ईरानी वाली बहुत ही अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी खजूर है। और मैं देख के मैं सोची थी अगर मैं इसमें से गुठली निकालूं, क्रीम डालूं और बादाम डालूं तो क्या ही मजा आएगा। लेकिन एक चीज जो मैं इधर मेंशन करना चाहती हूँ उसामा, ये खजूर बाजार जो है वो एक्चुअली ली मार्केट है, कराची की काफी मशहूर जगह है, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी थी, मतलब इस कदर की गंदगी थी और रश पड़ा हुआ था। रश तो ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज रमजान है तो रश तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन लगता है सफाई कोई नहीं करता। मतलब खजूरें जो थी वो जमीन पे ऐसे फिसी पड़ी थी कि जब आप वॉक करें तो आपका पैर चिपक रहा था, जूते के साथ आप चिपक रहे थे। रहती है सफाई का। हाँ, तो सफाई का एक बात जो उसमें नजर आई, उन्होंने कहा कि जी आप दुनिया में कहीं चले जाएं, जो बेच रहे वो खुद कह रहे हैं, हाँ। तो रमजान में चीजें सस्ती हो जाती हैं लेकिन यहाँ महंगी हो जाती है। एक अजीब बात है, दुकानदार खुद कह रहे हैं, जो बेचने वाले उनको खुश होना चाहिए कि बड़ी महंगी बिक रही है। और आपको पता है ना कि जैसे कि ऑलमोस्ट जैसे कोई जताता है किसी को, तो इसके लिए फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे तस्वीरें लग रही हैं जहाँ रमजान के लिए यूरोप में और अमेरिका में लिखा हुआ है डिस्काउंट फॉर रमजान। चीजें कितनी कम प्राइसेस पे हुई हुई हैं और ये हमारा मुल्क है जो कि मतलब डबल हो जाता है। लोग एडमिट कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एडमिट करने से और यूरोप से दो चीजों से मुझे एक बात याद आ रही है और वो है आमिर, मोहम्मद आमिर। मैं बताऊं? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आमिर के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो हैं वो इंग्लैंड जा रहे हैं। और खबर आने पर पीसीबी की भी सांस में सांस आई है। आमिर की बरतानिया में मौजूदा जो मैनेजर हैं फरा गौरसी उनका नाम है, उनके मुताबिक फास्ट बॉलर को बरतानिया का वीजा जारी कर दिया गया है और 1-2 रोज में उन्हें पासपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसके बाद वो 18 जून को टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। We wish मोहम्मद आमिर एंड पाकिस्तानी टीम ऑल द बेस्ट, इंग्लैंड में जाकर वो छा जाएं। और वसीम अकरम साहब भी जो हैं वो काफ़ी इंडोर्स कर चुके हैं, वो काफ़ी बिलीव करते हैं कि मोहम्मद आमिर इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और आपने देखा ही होगा हमारे शो पे जब आए थे मंडे को तो उन्होंने बड़ी बातें की थी इनके बारे में। क्रिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, एक सियासतदान जो पहले क्रिकेटर थे इमरान खान और उनकी टीम भी मौजूद है टीओआर कमेटी में। टीओआर की रुकी गाड़ी लगता है कुछ चल पड़ी है। ऑपोजिशन ने हुकूमत के 4 टीओआर में से 3 तस्लीम कर ली है, लेकिन चौथे में तरमीम तजवीज की है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी शामिल किया जाए। ऑपोजिशन ज़राए के मुताबिक इस पर कोई समझौता ना करने का फैसला किया गया है। ऑपोजिशन ने तजवीज किया है कि वज़ीर-ए-आज़म और इनके अहले खाना के एहतसाब के लिए नई कानून साजी होनी चाहिए और इनके एहतसाब का अमल 3 माह में और बाकी 6 अफराद का 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। कोशिश की जाए कि पनामा का मामला इसी साल ही खत्म हो जाए। टीओआर पार्लिमानी कमेटी अब जुम्मे को सुबह 11 बजे फिर बैठेगी। देखते हैं कि अब जुमे को क्या खबर सामने आती है। अलबत्ता टीओआर कमेटी के आइंदा इजलास तक डेडलॉक खत्म ना हुआ तो अवाम के पास जाएंगे, ये कहना है तहरीक इंसाफ का। इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने टीओआर पर इजलास को ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत टीओआर बनाने के मामले में संजीदा नजर नहीं आती। हुआ कि अगर मामला आगे नहीं बढ़ता तो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि नाराज अरकान कौमी असम्बली की शिकायत सुनने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। और इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं
और उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है इस सारे मामले पर। उनका यह कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक का इस पे एहतसाब हो और पनामा लीक्स पर, लेकिन बाज़ चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह लटक रहे। तो इसी बारे में एक रिपोर्ट है, देखते हैं। मारूफ कानूनदान अकरम शेख साहब के इफ्तार डिनर पर आने वाली आम शख्सियात का कहना है कि पनामा पेपर्स का मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे बगैर खत्म होता नजर नहीं आता। पनामा पेपर्स में से कुछ निकलेगा कुछ साहब, आप देखते हैं या क्या होगा? चौधरी साहब, मैं समझता हूँ निकलेगा, और वैसे भी मेरी ख्वाहिश है कि निकलना चाहिए। नहीं निकला तो फिर कुछ करना पड़ेगा। मैं जब बात नहीं करूँ तो बेहतर है। जायद साहब और मैं कमेटी का मेंबर हैं तो वो अच्छा नहीं लगता रमना। मुस्लिम लीग नून के किसी भी रुकन का नाम ऑफशोर कंपनी में नहीं है, किसी पेपर्स में नहीं है। अलबत्ता हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं वो उन पेपर्स का हवाला लेके तो मुल्क में सियासत कर रहे हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की बरकत से इस कौम के लिए खैर का पहलू जहाँ से भी निकलता है निकाल दे। पनामा पेपर्स कोई ऑफशोर कंपनियों का मसला नहीं है, ये सियासी शोर कंपनियों का मसला है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सिर्फ एक आदमी का एहतसाब हो और बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सो अल्लाह। हम कहते हैं कि नहीं, जिसने जब भी जहाँ जिस पोजीशन में कौम को लूटा है सबका एहतसाब हो। सियासी इफ्तार पार्टियां भी शुरू हो चुकी हैं। जियो पाकिस्तान में हम आपसे मिलेंगे कुछ ही देर में, भी वक्त हो रहा है जियो हेडलाइंस का। पूरे पाकिस्तान में सहरी का वक्त खत्म हो चुका है और अब रोजा रख लिया है लोगों ने, और अभी से बाज लोग तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं इफ्तारी के बारे में। तो मेरी तरफ क्यों देखा है आपने मुड़ के? इसलिए कि आप अभी से सोच रही हैं कि इफ्तार में क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या बनाऊं। कैसे पता चले इनको? दैट इज सो ट्रू। मैं एग्जैक्टली यही सोचना स्टार्ट हो गई थी सहरी करते ही कि जब इफ्तारी होगी तो मैं क्या क्या खाऊंगी। तो लिहाजा मैं आपको भी साथ बता दूं कि क्या मेरे इरादे हैं कि दही बड़े, ओ हो क्या मतलब इतनी कॉमन डिश है, लेकिन उसको बनाया किस तरह जाता है। साफ सुथरे तरीके से आप घर में बना सकते हैं, और देखें किस तरह। 1 कप माश की दाल, आधा कप मूंग को 5 घंटे पानी में भिगो लें। इसमें प्याज, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर ब्लेंडर में मिक्स कर लें। आमेजे में मीठा सोडा डालकर तल लें। बड़ों को पानी में भिगो दें। दही, दूध और चीनी मिक्स करें, बड़े भी डाल दें। चाट मसाला डालें और दही बड़े तैयार। अरे वाह! अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि हुमा इतने गौर से ये देख रही थी कि जैसे अभी बनेंगे और वो खा लेंगी। मुझे हैरानी हो रही है, अभी तो सहरी का खत्म हुआ है, अभी फौरन कैसे किसी को भूख लग सकती है? फौरन लग सकती है। आप जानते नहीं है, जो लोग, मैं कहने लगी थी जो भूखे होते हैं, नहीं जो फूडीज होते हैं, उनको फौरन से देखते हैं और भूख लग जाती है। वी आर ऑलवेज रेडी टू ईट। और अब आपने सोच लिया कि इफ्तारी में आपने क्या करना है। तो कम ज्यादा की बात हो रही है, कुछ कम खाने की, ज्यादा खाने की, भूख की। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि ये भी शिकायत आ रही है किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला। बजट में 180 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 800 अरब रुपए की रकम रखी गई है, लेकिन सिंध के हिस्से में आए सिर्फ 11 स्कीमें। सिंध हुकूमत विफाक से शदीद नाराज है और विफाक से शिकवे बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो तो यहां तक कह गए कि यह बजट फेडरेशन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। बजट के तहत 800 अरब रुपए के जरिए मुल्क में दर्जनों छोटी बड़ी स्कीमों पर काम होना है। इनमें से सिंध में पहले से जारी 25 स्कीमों के लिए 12.5 अरब रुपए का बजट रखा गया है, लेकिन सिंध के लिए सिर्फ 11 नई स्कीमें ही मंजूर हो सकी, जिसके लिए कुल रकम का 6% हिस्सा रखा गया है। सिंध हुकूमत ने इसे सूबे के साथ नाइंसाफी करार दिया है।
मीडिया से गुफ्तगू में कायम अली शाह का कहना था कि आईनी तौर पर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की मीटिंग नहीं हुई, इन्हें तनख्वाह दिया गया। ECC मीटिंग थी या नहीं थी वो भी डिस्प्यूटेड है, समझिए। पॉलिटिकली कहना कि प्राइम मिनिस्टर ने 2-4 लफ्ज़ वेलकम के कहे और हमने उनकी सेहत याबी के लिए कहा, बस उसके बाद वो जो चैप्टर था ख़त्म हो गया। ये जो इनसे लड़ाई झगड़ा होगा वो हमारी नेशनल असेंबली में होगा। हम अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को कहेंगे, इसलिए कि वो चेंज करा सकते हैं। उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट को कुछ अकल के नाखून ले, और ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप सिंध सूबे को खंडर बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट मैसेजेस में हालिया बजट पर सख्त तनकीद की। कहते हैं बजट फेडरेशन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। वो पंजाबिस्तान के 1 यूनिट बजट को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने हुकूमत पर तंज किया कि मारते भी हो फिर रोने भी नहीं देते। बिलावल के इस पैगाम के चंद घंटों बाद ही कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उनका भी कहना था कि मौजूदा बजट से सूबों को खतरा है। सजेशंस भी दी हैं गवर्नमेंट को, कुछ प्रपोजल्स भी दी हैं, एग्रीकल्चर पे दी हैं, इंडस्ट्री पे दी हैं, दूसरी चीज़ों पे दी हैं, सेल टैक्स रिडक्शन की प्रपोजल्स हैं, जिसको गवर्नमेंट ने, जिस पे कोई उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर भी अपनी नज़रसानी नहीं की। आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि मैं अब बात करना चाहती हूँ, अगर आप मौका दें, जो मेरे फेवरेट वर्ल्ड लीडर हैं आजकल के, अंदाजा हो गया, उनके बारे में हम बात करें। अंदाजा हो गया था, ब्रेक में ही मुझे पता चल चुका था कि जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो नाराजगियां चलती रहती हैं, लेकिन एक ऐसे वज़ीर आज़म जिनसे उनकी कौम बहुत खुश है, बल्कि उनकी कौम क्या, यहाँ बैठे लोग ही खुश हो रहे होते हैं। जैसे कि मेरी तरफ मेरा ख्याल है, तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं थोड़ी सी अपने कैमरे में चली जाती हूँ ये बताने के लिए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपने गेस्ट तो कर ही लिया होगा, कनेडियन वज़ीर आज़म की जस्टिन ट्रूडो, उनकी बात कर रहे हैं, जो पहले रोजे पर अपने हल्के के मुसलमान घरानों के यहाँ पहुंच गए और इफ्तार में उनके साथ शरीक हुए। कितने अच्छे हैं वो कि इस किस्म के काम करते हैं। और ट्रूडो का कहना था कि कनाडा में रहने वाले सब लोग रमज़ान का एहतराम करते हैं और मुसलमान बरादरी कनेडियन सोसाइटी का अहम हिस्सा है और वो हर मामले में उन्हें साथ लेकर चलेंगे। मतलब इतने पीस लविंग है, इतनी अच्छी वो बातें करते हैं और इतना अच्छा उनका दिल है। आई रियली लाइक हिम। लिहाजा उसामा ने सही गैस किया था कि मैं बिल्कुल आजकल के, देखिए मैं चेंज करती रहती हूँ अपने व्यूज़ और आइडियाज़, आजकल के जो मेरे फेवरेट वर्ल्ड लीडर हैं उनकी बात कर रही हूँ, बिकॉज वो बड़े अमन पसंद हैं और वो सारों को इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अभी दूसरा अफ्तार हुई होगी कनाडा में, दूसरा ही रोजा हुआ होगा और वो अफ्तारी करने मतलब पहुंच भी गए। पहला रोजा जो उन्होंने इफ्तार किया मुसलमानों के साथ, मैं डिश पर देख रहा था जो कि आपको बहुत ज्यादा खास तौर पर आप डिश देख रहे थे, आप ट्रूडो को नहीं देख रहे थे? मैं डिशेस देख रहा था कि खाने में वो क्या पसंद कर रहे थे, क्या वो खा रहे थे। तो मैंने कहा शायद आपका भी ध्यान उधर जाए, लेकिन नहीं, आप इतनी मसरूफ थी कि आप खबर पूरी तरह बता दें। तो मुझे लग रहा था कुछ तली हुई चीजें भी पड़ी हैं। तो ट्रूडो वैसे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन पता नहीं उनके सामने तली हुई चीजें भी पड़ी थी जो कहते हैं कि थोड़ा फर्स्ट टाइम कि मैंने कॉन्सेंट्रेट खाने पे नहीं किया। और आप ये नहीं कह सकती कि ट्रूडो से हर कोई खुश है। आपको पता है अपोजिशन के कुछ रहनुमा उनसे खुश नहीं थे और वो जब तेजी में उनको गुजर गए तो कुछ कंधा लग गया और टकरा गए। तो बड़ा कभी कभार हो जाता है, माफ कर दे। मतलब उसामा तो गिन चुन के ना मुझे कोई बुरी चीजें बताएंगे, मतलब लेट हिम बी, ही इज अ यंग गाय, ही लर्न। जियो पाकिस्तान में हम आपसे कल मिलेंगे और कराची की जो भी सूरत हाल होगी, पूरे पाकिस्तान में जो भी खबरें होंगी, आपको पता है आपने क्या करना है, जियो पाकिस्तान देखते रहना है और आप जानते रहेंगे कि क्या हो रहा है।